हेलो एवरीवन। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का हमारा लेक्चर सीरीज जो है उसका फर्स्ट वीडियो और पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, तो हम फर्स्ट चैप्टर जो है उसका स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत की बुक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान पॉलिटी, पॉलिटी संविधान, संविधान पॉलिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐसी पृष्ठभूमियां रही इतिहास में, कहां पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमियां क्या क्या रही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भैया आज इतना अच्छे से वर्क करता है। तो इतिहास में क्या क्या पृष्ठभूमियां रही और हमने हिस्ट्री से क्या क्या चीजें उठा के ऐसी की ऐसी या कुछ चेंजेस करके उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे संविधान में डाल दी। ठीक, तो हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यही पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में इतिहास से क्या क्या लिया गया। ठीक, अब इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इतिहास से हमने क्या क्या लिया गया। तो यहाँ पे साफ झलक दिखती है, देखो आप, साफ इस चैप्टर में साफ झलक दिखती है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। हमको ऐसी फीलिंग आती है इसमें कि जैसे हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीजें मेन थी कि सबसे पहले हमको पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कहां से स्टार्ट करना है। तो हम जहां से अंग्रेज आए, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। किस रूप में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी भारत में, व्यापार करने आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी उनकी और हमारी कि वो व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे वो प्रशासन करने लगी, शासन करने लगी इंडियंस के ऊपर। ठीक, अब ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो वो 1600 ईस्वी में आई थी। जो एलिजाबेथ है, उन एलिजाबेथ ने यहाँ पे एक चार्टर के थ्रू इनको यहाँ व्यापार करने भेजा था। व्यापार का एकाधिकार दिया था। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश से अन्य कोई कंपनी आपके व्यापार में कॉम्पिटिटर बन के या आपको परेशान करने नहीं आएगी। ठीक है, आप अकेले ही ऐसे कंपनी हो जो वहां जाके व्यापार करोगी। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, 1765 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ले ली। दीवानी का मतलब ही हुआ कि वहां का राजस्व अंग्रेज कलेक्ट करने लगे। कहाँ का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक, उसके बाद यहाँ का शासन, ये यहाँ का राजस्व कलेक्ट करने लगे, मतलब दीवानी अधिकार मिल गए इनको। उसके बाद देखो, यहाँ पे कंपनी का शासन कहां से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ 1773 से 1858। अब यहां कंपनी का शासन, तो दो चीजें हम यहां मोटा मोटी देखते हैं कि कंपनी का शासन जो है वो 1773 से स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है कंपनी का शासन। और 1857 में आपको पता होगा, तो 1857 में हमारे यहाँ सैनिक क्रांति हुई। हमारे यहाँ प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह में 1857 में वो स्वतंत्रता विद्रोह जो है वो थोड़े से एक्साइटमेंट के कारणों की वजह से, कि वो उसमें कुछ शेड्यूल नहीं किया गया था, उसमें कोई शीर्ष नेता नहीं था, उसके कारण वो फेल रहा। तो उसके बाद वहां पे कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश जो रूल है वो चालू हो गया, मतलब सम्राट का शासन चालू हो गया। तो मोटा मोटा दो चीज है यहाँ पे कि एक कंपनी का शासन और एक सम्राट का शासन। ठीक, अब पढ़ते हैं हम कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन में क्या क्या चीजें हुई वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट।
तो मैं मोटा मोटी तौर पे आपको जो मेन जो फोकस करने वाले कॉन्सेप्ट है, जो फोकस करने वाले जो एक्ट हैं, वो एक्ट आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें कंपनी के शासन में आई और क्या क्या चीजें सम्राट का शासन था तब आई आपकी। ठीक, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। अब देखो यहां पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, अब जस्ट अभी पढ़ेंगे हम इसी लेक्चर में, पर यहां मोटे तौर पे आप देख लो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1781 में उसी रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें संशोधन किया गया, तो इस एक्ट को बोला गया संशोधन अधिनियम। क्या बोला गया? संशोधन अधिनियम बोला गया। ठीक, उसके बाद आया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, उस पिट्स इंडिया एक्ट में ही से ही हमारा द्वैध शासन प्रणाली चली। द्वैध शासन प्रणाली कब से चली? पिट्स इंडिया एक्ट से। यहीं से राजनीतिक जो चीजें थी और जो व्यवसायिक चीजें थी या वाणिज्यिक चीजें थी, उन दोनों को अलग अलग अथॉरिटी रेगुलेट करने लगी। ठीक, उसके बाद आया 1786 वाला। जैसे ही भारत में कॉर्नवालिस गवर्नर बना, जैसे ही कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना बंगाल का, उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ शर्तें रखी, उन्हीं शर्तों को बोला गया 1786 का अधिनियम। ठीक, उसके बाद आया हमारा 1786 का अधिनियम हो गया। फिर 1793 में, अब ये एक्ट वैक्ट खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब मोटा मोटा मैंने बता दिया, ये एक्ट खत्म हो गए। 1786 अधिनियम। ठीक, उसके बाद 1793 में आया आपका चार्टर कानून। कौन आया? चार्टर कानून, चार्टर लॉ या चार्टर कानून। ठीक, 1793। अब ये कानून जो है ना, हर 20 साल में आते थे। 20 साल के लिए कंपनी को व्यापार का एकाधिकार मिलता था। 20 साल में चार्टर कानून आया, उसमें कुछ नियम का कलेक्शन आया, उसके बाद फिर 20 साल में कुछ नियम का कलेक्शन आया, उसके 20 साल में, तो उन 20 सालों के लिए अब चार्टर अधिनियम आया 1793 में, तो यहां से कंपनी को एकाधिकार मिल गया व्यापार करने के लिए, तो यह आप व्यापार कर सकते हो। उसके बाद 1713 में, जस्ट 20 साल बाद चार्टर आया। ठीक, उसके बाद सॉरी 1900 लिख दिएगा, 1813 में। ठीक, 1813 में आपका चार्टर कानून यहां पे आ गया। फिर 20 साल बाद फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, जस्ट ये भी 20 साल बाद, ये भी 20 साल बाद फिर चार्टर। उसके बाद फिर 1853 में लास्ट वाला चार्टर आया। ठीक है, लास्ट वाला चार्टर कानून आया और हो गया भैया हमारा फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज गया। और यहां पे सैनिक विद्रोह हुआ, और सैनिक विद्रोह के बाद कुछ कारणों की वजह से वो सैनिक विद्रोह फेल हुआ, और उसके बाद कंपनी जो है वो शासन से हट गई, और कंपनी की जगह कौन शासन करने लगा? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट नया शासन करने आई। ठीक, अब सम्राट का शासन, यहां से शुरुआत हुई सम्राट के शासन की। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया और इतना चीजें समझ में आ गई। अब ये एक एक करके इन चीजों को पढ़ेंगे, और इन चीजों में हम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा उसके बाद क्या चीजें हमारे संविधान ने ली इसमें से, वो भी बीच बीच में बताऊंगा। बहुत अच्छे से इसको समझ समझ के हम कंप्लीट करेंगे, और उनके शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं
वो भी चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक, तो ये इतनी चीजें हो गई आपकी। उसके बाद आपके जो सम्राट का शासन था, ठीक है, जो सम्राट का शासन था या जो ताज का शासन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ताज का शासन। ठीक, तो ताज का शासन, ताज का शासन क्या बोलते हैं, ताज का शासन, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ रूल करने लगी है आपके यहाँ पे इंडिया के अंदर। और वहां पे क्या लाया गया, वहां पे लाया गया आपका 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद तो 1858 में भारत परिषद अधिनियम आया। फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया। फिर आपका 1919 में भारत परिषद अधिनियम आया। तो ये 3 भारत परिषद अधिनियम थे। भारत परिषद अधिनियम, ये 3 भारत परिषद अधिनियम थे। उसके बाद आया आपका, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया आपका 1919 का भारत शासन परिषद की जगह क्या हो गया, भारत शासन परिषद की जगह शासन अधिनियम हो गया। यहां पे इसका नाम चेंज हो गया, क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम। और ये दो आए 1919 में और 1935 में, और 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया। 1935 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम था, जिससे हमने बहुत सारी चीजें हमारे संविधान के अंदर ली है हमने। ठीक है, यहीं पे शुरुआत में संघ का कॉन्सेप्ट आया था, संघ का कॉन्सेप्ट आया था, पर वो थोड़ा सा फेल रहा क्योंकि भारत की रियासतें संघ के लिए भैया उसको मान्य ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा फेल रहा। पर ये 1935 अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, तो इतना काम आपको मोटा मोटा पता चल गया कि कहाँ पे क्या हुआ था। ठीक, उसके बाद आपको ये सारी चीजें पता चल गई। उसके बाद आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी का शासन, वहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, हम वहां से शुरुआत करते हैं। तो ये मोटे मोटे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 तक हम क्या क्या चीज इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, वो सारी चीज आपको यहाँ मैंने बता दी, आपको पता चल गई। ठीक, तो ताज का शासन 1858 वाला, 1861 वाला भी था भारत परिषद अधिनियम, वो छूट गया अपने से, पर फिर भी इसमें मैं डिटेल से कवर कर लूंगा। तो 1858, 1861, 1892, 1909, उसके बाद 1919 में इसका नाम चेंज कर दिया और भारत शासन अधिनियम आ गया उसके बाद। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इसको पढ़ना चालू करेंगे अपन। ठीक, यहां से हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहली बात समझना, एक कंपनी भारत में आई भाई, एक चार्टर के थ्रू आई, और उस चार्टर के थ्रू कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। पर सबसे मेन चीज, कंपनी के साथ जो अधिकारी आए थे, जो उसके कर्मचारी आए थे, वो खुद ही यहाँ पे व्यापार करने लगी। वो स्वयं भी व्यापार करने लगे और स्वयं भी पैसा बटोरने लगी। वो स्वयं रिश्वत लेते थे, वो स्वयं यहाँ पे जो प्रोत्साहन हम कुछ देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह, तो वो गिफ्ट वगैरह भी लेते थे, सारी चीज लेते थे वो। अब क्या हुआ कि यहाँ पे भारत में वो चीजें होने लगी कंपनी के साथ गड़बड़ी, क्योंकि वो निजी व्यापार भी करते थे अधिकारी और कंपनी से सैलरी भी उठाते थे। तो यहाँ पे कंपनी को दोहरा नुकसान होने लगा, और उस दोहरे नुकसान को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कंपनी ने कहां पे रिक्वेस्ट की, कंपनी ने ब्रिटिश जो शासन था, जो ब्रिटिश
शासन था और ब्रिटिश सरकार थी, उस सरकार से रिक्वेस्ट की कि कंपनी के लिए एक एक्ट लाया जाए और उस एक्ट के थ्रू कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको नियंत्रित एवं नियमित किया जाए। मतलब कंपनी को नियंत्रित एवं नियमित किया जाए। पूरी कंपनी को नियंत्रित एवं नियमित करोगे तो ही काम चलने वाला, नहीं तो कंपनी आपसे ऊपर निकल जाएगी एक दिन। इसलिए यहां पे लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था? तो कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। किसके कार्यों को? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। मतलब क्या हुआ इसका कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेट करने के लिए आया था। किसको रेगुलेट करने के लिए आया था? कंपनी को रेगुलेट करने। ठीक, इतना मोटा मोटा आपको समझ में आया। उसके बाद देखते हैं हम कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। ठीक, और यहां से रहा आपका केंद्रीय प्रशासन की नींव, यहां पे हम लेके आए। ठीक, इतना मोटा मोटा आपको पता चल गया। अब उसकी विशेषता देखते हैं हम क्या क्या विशेषता है। तो यहां पे हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये जो बंगाल का गवर्नर था का नाम बदल के क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद उसके लिए रखी गई सहायता के लिए। और सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना ना, वो बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कौन था? ये बंगाल का गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ठीक, उसके बाद बंबई, पहले बंगाल अलग गवर्नर था, फिर मद्रास का अलग गवर्नर था, बंबई का अलग गवर्नर था और तीनों अलग अलग रेगुलेट होते थे। अब क्या हुआ? तीनों एक ही के साथ रेगुलेट होने लगे और तीनों का एक ही गवर्नर हुआ, वो कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ही मद्रास एवं बंबई सभी आने लगे और मद्रास एवं बंबई के जो भी अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए। ठीक है, उनको कहां मिला दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर मिला दिया। ठीक, इतना काम हुआ। अब कलकत्ता में देखो, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे अगर कार्य कहीं होता है या कुछ काम चलता है तो वो काम में गड़बड़ी हो रही है या कुछ हो रहा है तो वहां पे न्याय की भी जरूरत थी। और न्याय की जरूरत के लिए एक 1774 मतलब 1774 में आपको एक उच्चतम न्यायालय की जरूरत पड़ी और यहां से स्थापना हुई आपकी उच्चतम न्यायालय की। ठीक, और कलकत्ता वगैरह ये सब धीरे धीरे उच्चतम न्यायालय के अंडर आने लगे। फिर इसमें संशोधन किया गया तो उस संशोधन को बोला गया 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक, तो इसमें भी कुछ विशेषताएं थी। ठीक, तो यहाँ पे भैया सबसे मेन चीज है कि अगर मान के चलो एक 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 उदाहरण ले लो, अगर राजा ही न्यायालय में खड़ा हो जाए तो वह राज्य कैसे संभाल पाएगा? राजा ही अगर न्यायालय में खड़ा हो जाए तो वो राज्य कैसे संभाल पाएगा? इसलिए राजा को न्यायालय, पुलिस वगैरह सबसे अलग रखा गया। और ये कॉन्सेप्ट अपने यहाँ भी है कि आप सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपकी संसद में कार्रवाई चल रही है तो आप उसको एक नोटिस दोगे और 3 महीने के नोटिस के बाद, 2 महीने 3 महीने के नोटिस के बाद उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और पहले आपको कहाँ सूचना करनी पड़ेगी? आपको संसद के जो अध्यक्ष है, जो संसद के अध्यक्ष है वहां पे सूचना करनी पड़ेगी। उसके बाद संसद को गिरफ्तार कर पाओगे। राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको न्यायालय में आप उसके लिए केस नहीं चला सकते। तो वो क्या है, वो एक उनको अधिकार मिला हुआ है कि यहाँ आप स्वतंत्र रूप से राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, विधायी तौर पे एक स्वतंत्र रूप से आप कामकाज करें। ठीक है, आपके कामकाज में न्यायालय से, पुलिसीय विभाग से कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो यही चीज यहां से हमारे इसमें ली गई और ये क्या हुआ
1781 के संशोधन अधिनियम में। देखो आप 1781 के संशोधन अधिनियम में क्या हुआ, तो यहाँ पे भैया जो जनरल गवर्नर था, ठीक है, और उसकी काउंसिल थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय के छत्राधिकार से बरी एवं मुक्त कर दिया गया। ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गया। ठीक है भाई, उसका निर्णय, उसके कार्यों की समीक्षा, उसके कार्य वगैरह वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब राजा अब न्यायालय नहीं जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, उसके कार्य सभी और उसकी काउंसिल वो सब बाहर कर दी। ठीक, इतना काम समझ में आया आपको। तो राजा भैया, ब्रिटेन में ऐसा कहा गया है कि राजा कभी कोई गलती नहीं करता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भाई कलकत्ता के निवासी जो है उनको क्या कर दिया गया, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। ठीक, कलकत्ता के जो निवासी थे उनको। ठीक, और हिंदुओं के लिए जो न्याय होता था वो हिंदू के कानूनों के हिसाब से होता था, और मुसलमानों के न्याय होता था तो मुसलमान के निजी कानूनों के हिसाब से उनका न्याय सुनाया जाता था। ठीक, तो ये चीजें हुई इस कानून में। उसके बाद 1786 का हमारा अधिनियम आया। 1786 का अधिनियम, और 1786 के अधिनियम में मोटा मोटा बताते जाऊं कि यहाँ कार्नवालिस आया था सबसे पहले, और कार्नवालिस ने दो शर्तें रखी। क्या क्या, कि भैया सेनापति भी मैं खुद रहूंगा, कमांडर इन चीफ का पद भी मेरा खुद का, और उसके बाद जो काउंसिल है उस काउंसिल के जो नियम और उस काउंसिल के जो निर्णय होंगे वो निर्णय मैं मानने के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। ठीक, मैं मानने के लिए बाध्य नहीं रहूंगा। ठीक, तो ये चीजें यहां की गई। उसके बाद तो ये आप मोटा मोटा देख लेना इसमें, और इसकी विशेषताएं पढ़ लेना। अब शॉर्ट नोट पे अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, कि शॉर्ट नोट बनाना कैसे है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो टाइप दे देता हूँ कि शॉर्ट नोट, जैसे कि यहाँ पे 1786 का अधिनियम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्नवालिस लिखोगे डायरेक्टली। डायरेक्ट क्या लिखोगे, कार्नवालिस। इसके सामने क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कार्नवालिस। ठीक है, मतलब आपको रिकॉल हो जाएगा कि भाई कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और उसने दो शर्तें रखी, दो शर्तें। ठीक, और दो शर्तें क्या थी, तो सबसे पहली शर्त थी काउंसिल की बात नहीं मानना। ठीक है भाई, काउंसिल के निर्णय जो है वो नहीं मानना, तो काउंसिल, ठीक है, निर्णय भैया नहीं मानना। ठीक, काउंसिल के निर्णय में नहीं मानना, ये रिकॉल हो जाएगा आपको। अगर इस शॉर्ट नोट को आप डबल देखोगे आराम से रिकॉल हो जाएगा, और इसको तीन तीन बार आप रिवाइज कर सकते हो। ऐसे 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 शॉर्ट नोट बनाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेनापति पद, ठीक है, स्वयं के पास। ठीक, इसको आप एक ब्रैकेट में कर दो, सेनापति पद स्वयं। ठीक, तो ये दो शर्तें आपको रिकॉल हो जाएगी आराम से, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, आराम से। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट आप बना लोगे, इससे सारी चीजें रिकॉल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप आराम से इसको रिकॉल कर सकते हो शॉर्ट नोट से। उसके बाद हम आगे देखते हैं। भैया यहाँ पे खत्म हो गया आपका, क्योंकि क्या क्या खत्म हो गया सर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1700 सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1700 का नहीं आया, तो 1700 का आया ना सर, क्यों नहीं आया, 1773 का। अब ये यहाँ पे, हाँ सॉरी, 1786 का कॉर्नवालिस वाला जो दो शर्तें वाला एक्ट, ठीक, वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या चालू हो गया, अब क्या चालू हो गया, अब चार्टर चालू हो गया। क्या चालू हो गया, चार्टर कानून चालू हो गए। और चार्टर कानून, चार चार्टर कानून आपको बड़े मोटे मोटे तौर पे चार चार्टर कानून याद रखने,
और उनकी चार चार चीजें भी याद रख लोगे ना तो भी आपको सारी चीज रिकॉल हो जाएगी, सारी चीज ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, एक बार पढ़ने की जरूरत है, बाकी शॉर्ट नोट से आप पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज कर सकते हो आराम से। बहुत छोटे नोट्स होंगे शॉर्ट नोट, और बहुत अधिक बार उनको रिवाइज किया जा सकता है, और आपको अच्छे से अच्छे पॉलिटी को भैया पढ़ा जा सकता है। ठीक, तो इतना काम हुआ। अब हम चलते हैं आगे। तो कहां पे चलेंगे? 1773 के चार्टर कानून पे। चार्टर कानून कितने थे सबसे पहले? तो कि सर 3 चार्टर कानून थे। नहीं सर, 3 चार्टर कानून थे? नहीं सर, 4 चार्टर कानून थे। कितने चार्टर कानून थे? 4। 1793 का, 1813 का, 1833 का, व 1853 का। फिर सर 1858 में भारत परिषद अधिनियम, 1861 में भारत परिषद अधिनियम, 1892 में भारत परिषद अधिनियम, 1909 में भारत परिषद अधिनियम, और उसको मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक, फिर क्या है? भारत शासन अधिनियम। फिर भारत शासन अधिनियम आए, 2 भारत शासन अधिनियम आए। तो सर 1919 में भारत शासन अधिनियम, और 1935 में भारत शासन अधिनियम, और 1935 वाला भारत शासन अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे कई सारे अनुच्छेद उठा के ऐसे के ऐसे हमारे संविधान में रख लिए गए। ठीक, इतना काम मोटा मोटा तौर पे आपको सब पता चल गया, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, हम पढ़ते हैं आगे। 1793 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला 1793 का चार्टर कानून, और क्या क्या चीजें हुई हम देखते हैं इसमें। तो इसमें 1793 में सबसे पहले तो क्या हुआ? ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंटी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो बॉम्बे, ठीक है, इसे जनरल गवर्नर को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंटी की सरकारों के ऊपर भैया नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ? तो सर कंपनी का जो व्यापार था ना, तो भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ये पहले ही बताया मैंने कि व्यापार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए चार्टर कानून के थ्रू बढ़ाया गया, और अगला चार्टर कानून हर 20 साल के बाद लाया गया। ठीक, इतना काम हो गया आपका। उसके बाद ये चीजें आपके आराम से हो गई। उसके बाद देखो, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के, भाई कमांडर इन चीफ जो होता था उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होना था। ठीक, और वो अनिवार्यता यहाँ समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो अब कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या? तो कि इससे व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में भुगतान किया जाए। पर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दो चीज क्या महत्वपूर्ण है? बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंटी में अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां किसको मिली? गवर्नर जनरल को। और एक क्या है? तो व्यापार के लिए 20 वर्षों के लिए यह कानून था कि 20 वर्षों के लिए व्यापार को एकाधिकार मिला। वहां पे भारत पर व्यापार के लिए कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार मिल गया। ठीक, दो चीज महत्वपूर्ण है। अब चार्टर कानून 1813, तो यहाँ पे कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल राइट। उसके बाद क्या हुआ? यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, बहुत अच्छे से। अब कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया। ठीक, पर किस पर अधिकार अभी भी कायम रहा? तो वो है भैया चीन के साथ व्यापार। कंपनी का चीन के साथ व्यापार वो अभी तक कायम है, और चाय का व्यापार वो अभी तक कायम है। तो यहां मैंने क्या लिखा? यहां मैंने जस्ट लिखा चार्टर कानून 1813 में क्या हुआ? तो 1813 में मोटी मोटी चीज क्या हुई? तो सबसे पहले तो एकाधिकार खत्म, कंपनी का एकाधिकार खत्म। तो दो चीजें मैंने
शॉर्ट नोट में लिखी कि एकाधिकार एकाधिकार खत्म। एक किससे रिकॉल हो जाएगा आपका काम, और दूसरा कैसे रिकॉल होगा? दूसरा, आप शॉर्ट नोट जाओगे ना तो शॉर्ट नोट, तो दूसरा क्या है? दूसरा सर चाय चीन, बस इतना लिख दोगे ना काम चल जाएगा। बस इतना लिख दोगे, आराम से काम चल जाएगा। ठीक, तो इतना काम हुआ। उसके बाद देखते हैं इस कानून में भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा, अब यहाँ पे ब्रिटिश के राजा का प्रभुत्व प्रकट और स्थापित किया गया। ठीक है, कि भैया ब्रिटेन का राजा भी कुछ है, और ब्रिटेन के राजा के आधिपत्य में हम कंपनी, और कंपनी के थ्रू हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसके अधीनस्थ हो? ब्रिटेन के राजा के अधीनस्थ हो। ठीक, इतना काम हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ईसाई मशीनरी जो थी, ईसाई मशीनरी जानते हो आप क्या होता है? कि भैया ईसाइयों के जो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ ईसाई मशीनरियाँ होती थी। ईसाई मशीनरियाँ चर्च के अंदर होती थी, और चर्च से वो वहां पे उनके धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर बाहर जाती थी। तो ईसाई मशीनरियों को भारत आकर यहाँ पे उनके प्रचार के लिए, प्रबुद्ध मतलब वही चीज समझो आप, प्रबुद्ध अबुद्ध कुछ नहीं है। ठीक है, कुल मिला के प्रचार के लिए उनको यहाँ अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, उनको यहाँ अनुमति मिल गई कि भैया आप भारत में जाके भी ईसाइयत का प्रचार करो। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है भैया, सरकार को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, और कर के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई। उसके बाद 1784 का एक्ट, उसमें एक ही चीज ध्यान रखना आपको, द्वैध शासन प्रणाली यहां से स्टार्ट हुई, द्वैध शासन प्रणाली। और द्वैध शासन प्रणाली में यहां से स्टार्ट हुई तो क्या हुआ भैया? दो शासन, तो यहाँ पे एक आपको प्रशासनिक प्रशासनिक ठीक, एक प्रशासनिक और एक व्यापारिक। ठीक है, एक प्रशासनिक हो गया और एक व्यापारिक। तो प्रशासनिक में राजनीतिक मान के चलो आप। ठीक है, राजनीतिक, प्रशासनिक नहीं राजनीतिक। ठीक है, नीचे राजनीतिक और व्यापारिक, और व्यापारिक को वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक। ठीक ठीक, तो ये दो चीजें, व्यापारिक और प्रशासनिक। प्रशासन में राजनीति और वाणिज्यिक, व्यापार वाणिज्यिक, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया यहाँ पे। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग में क्या? तो इसको कौन कंट्रोल करता था? इसको कंट्रोल करता था हमारा नियंत्रण बोर्ड। ठीक, राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करता था नियंत्रण बोर्ड। ठीक, और इसको करता था निदेशक मंडल। कौन करता था? निदेशक मंडल। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और यहां से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। पिट्स इंडिया एक्ट में इतनी ही पढ़ने की जरूरत है। आप इससे आगे कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी तक फिलहाल। ठीक है, उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद आया आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। अभी तक कितने चार्टर निकल गए? क्योंकि सर अभी तक निकले हमारे 1793 का चार्टर अधिनियम। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि भैया आपका 1793 में कि भैया कंपनी का जो व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये पढ़ा ना? ठीक, उसके बाद 1813, अरे सर दो चीजें हुई इसमें। क्या हुई? एकाधिकार, एकाधिकार खत्म। ए और एकाधिकार किस पे रह गया केवल? तो सर चाय पे एकाधिकार रह गया था, और चीन पे एकाधिकार रह गया था केवल। तो चीन से व्यापार के लिए कंपनी का एकाधिकार बिल्कुल बरकरार रखा गया है, और चाय के लिए अब पढ़ रहे हैं अपन 1833। ठीक, उसके बीच में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, और पिट्स इंडिया एक्ट में आपने
द्वैत शासन प्रणाली पढ़ी, और द्वैत शासन प्रणाली में आपने यही पढ़ा कि राजनीति मतलब और वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। राजनीतिक मामलों को नियंत्रण बोर्ड जो रेगुलेट करता था, और वाणिज्यिक मामलों को निदेशक मंडल रेगुलेट एवं उसका मैनेजमेंट देखता था। अब आया 1833 वाला अधिनियम, और ये अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक, सबसे पहला यहाँ पे काम हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, नाम क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। प्रथम भारत का गवर्नर जनरल जो है वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और उनके पास क्या था, तो सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भैया भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। ठीक, और यहीं से चालू हुआ भैया आपके जो कानून, कानून बोल रहा था ना मैं, चार्टर कानून, चार्टर ये चार्टर, अब चार्टर कानून को क्या बोला गया, एक्ट या अधिनियम। ठीक है, तो एक्ट या अधिनियम का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये 1833 के चार्टर अधिनियम से, ये चार्टर एक्ट से। पहले क्या बोलते थे, चार्टर कानून, अब चार्टर अधिनियम बोलना पड़ेगा, चार्टर एक्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां से कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक, इतना काम समझ आया आपको, बिल्कुल समझ आया। ठीक, उसके बाद देखते हम 1853 वाला, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853 वाला, और लास्ट चार्टर अधिनियम है ये, है आपका लास्ट अंतिम चार्टर अधिनियम है। और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, कि भैया यहाँ जनरल गवर्नर की परिषद के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों का अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो विधान बनाने वाले कार्य हमारी संसद क्या करती है, विधान बनाती है। उसी प्रकार से हमारे जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, वो क्या करते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी है, और वो प्रशासन के कार्य को, जो विधान बनता है ना संसद के अंदर, उस विधान को इम्प्लीमेंट करने का काम, उस विधान को इम्प्लीमेंट, उस विधान को धरातल पे उतारने का काम प्रशासनिक कार्य कहलाता है। ठीक, कुल मिला के तो यहाँ पे 6 परिषद में, परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक, उसके बाद इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया। यहां से कॉन्सेप्ट आया विधान परिषद का, यहां से कॉन्सेप्ट आया संसद का, यहां से कॉन्सेप्ट आया कि विधान बनाने के लिए एक समिति, एक जगह की जरूरत है। उस जगह पे हम 4 लोग बैठ के उस विधान पे डिस्कस कर सकते हैं, और उस विधान को बना सकते हैं, और उसी को बोला गया विधान परिषद, उसी को बोला गया विधान परिषद। ठीक, इतना काम समझ आया कि विधान परिषद जो विधान बनाने का जो प्लेस है, जहां पे 4 लोग बैठ के उस विधान के बारे में डिस्कस कर सके और उस विधान को बना सके, उस विधान बनाने वाले प्लेस को क्या बोला गया, विधान परिषद। और वही एक छोटी संसद के रूप में भैया काम आने लगी, और इसी को तो संसद बोलते हैं, कि जहां विधान बनता है। ठीक है, तो हमारे केंद्र के अंदर विधान बनता है उसको संसद बोलते हैं, और हमारे राज्य के अंदर जहां विधान बनता है उसको हम बोलते हैं राज्य विधान मंडल। और कौन बनाता है विधान, जनता, जिस व्यक्ति को चुन के भेजती है, जनता जिस प्रतिनिधि को चुन के भेजती है, वो वहां का सदस्य होता है। किसका, संसद का सदस्य, राज्य विधान मंडल का सदस्य। तो संसद का सदस्य सांसद, और सांसद को कौन चुनता है, जनता। ठीक है, तो जनता वहां पे प्रतिनिधि चुन के भेजती है, और वो को क्या बनाते हैं, वो विधान बनाते हैं। ठीक, तो ये विधान परिषद का गठन, मतलब विधान परिषद, मतलब संसद का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो हमारा
1853 के चार्टर अधिनियम से आया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए जो हमारे सिविल सर्वेंट है उसकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यहां से चालू हुई। ठीक, सिविल सर्वेंट की खुली प्रतियोगिता यहां से चालू हुई और इसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति को बोला गया मेकाले समिति। उसको बोला गया मेकाले समिति। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं, वो इस टाइप के स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। इसी के ऊपर हम प्रीवियस ईयर के संविधान से, जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो संविधान का निर्माण है, जो संविधान की विशेषताएं हैं, जो प्रस्तावना है, इन पे हम क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के, कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए हैं, वो सारी चीज इसमें देखेंगे हम। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन आए ना पॉलिटी से रिलेटेड, वो सब भी इन लेक्चर के साथ साथ में मैं खत्म कर दूंगा। तो इन लेक्चर सीरीज के साथ, जो पॉलिटी की लेक्चर सीरीज है, उसके साथ साथ में आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन है वो भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ क्या हुआ, तो कि यहाँ दो चीजें हुई। एक, सबसे पहले अगर शॉर्ट नोट में लिखोगे आप, तो एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में क्या लिखो, उस बॉक्स में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट कहां से आया सर, यहीं से आया। विधान परिषद का गठन यहां पे हुआ। दूसरा दूसरा क्या हुआ सर, सिविल सेवक के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस के लिए खुली परीक्षा। तो केवल सिविल सर्विस लिख दोगे ना, इतने ही समझ आ जाएगा, इतने ही रिकॉल हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है ये शॉर्ट नोट। ठीक, तो ऐसे बनाना है शॉर्ट नोट। उसके बाद क्या आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, आपको याद आ जाए। रिकॉल का मतलब समझते हो, रिकॉल मतलब याद आ जाए, उस छोटे से शब्द को देख के आपको याद आ जाए हमने क्या पढ़ा था और क्या चीजें हमने एक्सप्लेन की थी वहां पे, ये सब चीजें याद आ जाए, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट, जिसको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं और बार बार रिकॉल कर सकते हैं। ठीक, इतना काम समझ में आया। ओके ओके, आगे चलते हैं। देखो दो चीजें हैं, विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यहां से आया, सिविल सर्विस, ठीक, और केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि का जो प्रारंभ है वो यहीं से चालू हुआ। ठीक, अब यहां से, अब तो भैया इनमें से भाई 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा को स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। ठीक है, जो परिषद में 6 नए सदस्य थे उनमें से 4 का चुनाव जो है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा को स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो स्थानीय प्रांतीय जो प्रतिनिधि, जो स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ केंद्रीय विधान परिषद में, वो यहीं से हुआ। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो दो चीज आपको मोटी मोटी ध्यान में रखना है 1853 के लिए। तो वो सबसे पहली है विधान परिषद और दूसरी है सिविल सर्वेंट की शुरुआत। और सिविल सर्वेंट की शुरुआत में एक और शब्द लिख लो, मेकाले, मेकाले समिति। समिति नहीं लिखो तो चलेगा, पर मेकाले लिख लोगे इतने याद आ जाएगा कि मेकाले समिति का गठन किया गया था, किसके लिए, सिविल सर्विस के लिए। ठीक साहब, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आया ताज का शासन। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या खत्म हो गया, सबसे पहले कंपनी आई, कंपनी ने व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार के बाद वो शासन करने लगी, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्टिंग हुई और कंपनी धीरे 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 अपना व्यापार और अपने प्रशासनिक जो अधिकार वो बढ़ाने लगी। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब कंपनी से शासन संभलने वाला नहीं है, अब अपने को हम डायरेक्ट शासन करना चाहिए। तो उसके बाद आया आपका ताज का शासन। क्या आया, ताज का शासन। ठीक, 1858 का भारत सरकार अधिनियम,
ठीक है, भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक, फिर आया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो, तो इसमें सबसे पहले 1858 में भारत सरकार अधिनियम में क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम में दो चीजें महत्वपूर्ण थी। ठीक, एक तो यहाँ भाई द्वैत प्रणाली को समाप्त किया गया। ठीक है, द्वैत प्रणाली को समाप्त किया। और दूसरा, गवर्नर जनरल से उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे। कहाँ के प्रतिनिधि साहब? साहब ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि। कहाँ के प्रतिनिधि थे? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि। ठीक, और भारतीयों का सहयोग लेना। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, पहले 1858 का देखते हैं। तो 1858 में क्या देखा हमने? दो चीज देखी भैया, गवर्नर जनरल से वायसराय। वायसराय, ठीक, ये शॉर्ट नोट बनेंगे आपके, वायसराय और द्वैध शासन समाप्त हो गया। द्वैध शासन समाप्त हो गया, जो 1884 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लाया गया था ना, वो यहाँ पे आपने समाप्त कर दिया। ठीक, अब 1861 पे आ जाते हैं। और 1861 में भैया अधिनियम, तो यहाँ पे 1858 में ये जो अधिनियम बनाया गया था ना, ये यूं समझ लो आप कि जल्दबाजी में बनाया गया अधिनियम था। तो उसमें थोड़ा कुछ सुधार करना था, और लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत की जो सहभागिता है, जो भारत की सहभागिता के साथ ही हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत को कैसे न कैसे सहभागी बना के, उनको पागल बना के, उसके बाद यहाँ पे शासन किया जाए। तो यहाँ पे क्या किया गया? तो भारत का सहयोग लेना आवश्यक हो गया उनके लिए। किनके लिए? ब्रिटिश सरकार के लिए। तो क्या किया? लॉर्ड कैनिंग, जो 1862 में यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, और इस वायसराय ने क्या किया भैया? इन वायसराय ने क्या किया? बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में मनोनीत कर लिया साहब। किनको? तीन को, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ठीक, इतना काम आपको समझ आया? ठीक, तो यहाँ पे भारत की सहयोग की आवश्यकता हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। भैया भारत के सहयोग से ही हम भारत पर शासन कर सकते हैं, अन्यथा हम भारत पे शासन नहीं कर सकते, कभी भी उलटफेर हो सकता है। तो ये चीजें हुई। और यहाँ पे क्या हुआ भैया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो केंद्रीयकरण की ओर था। ठीक है, वो क्या था? केंद्रीयकरण की ओर था। अब क्या हुआ? अब विकेंद्रीयकरण की ओर आएगा। तो 1873 में केंद्रीकरण, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो है वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत यहां से हुई। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया। और विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण किसे बोलते हैं? सबसे मेन चीज तो ये समझ लो, मोटा मोटा एक मान के चलो ये कोई देश है, और इसमें पूरे का शासन जो है वो एक के द्वारा चलता हो, पूरे के पूरे देश में एक ही गवर्निंग बॉडी हो और उसके द्वारा शासन चलता हो, तो वो हो गया केंद्रीयकरण। और एक गवर्निंग बॉडी जो हो सेंट्रल की, वो तो है ही सही, और भैया उसके बाद वो छोटी छोटी गवर्निंग बॉडी बना दे इसी के अंदर और उनको पावर दे दे, तो वो हो गया विकेंद्रीयकरण। वो हो गया आपका विकेंद्रीयकरण। जैसे कि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण भी है और केंद्रीकरण भी है, मतलब केंद्र की सरकार भी है, मोदी जी की सरकार भी है, और हमारे राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं, और राज्यों के कामकाज जो है वो अलग अलग सरकारें देखती है। इसका मतलब हुआ ये विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा है। और मोदी सरकार अगर प्रेशर बना के पूरे भारत को एक बना दे और एक भी राज्य नहीं रखे, तो उसको बोलते हैं केंद्रीयकरण। ठीक, अब उसके बाद आगे चलते हैं, ये विधायी विकास की नीति। अब ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक, कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, ठीक, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण थी भैया, यहाँ पे भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक हो गया इस 1861 में। भैया ऐसा सोचा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भारतीयों का सहयोग जरूरी है, तो भारतीयों का सहयोग लिया गया। तो यहाँ पे
विधान परिषद में कौन कौन मनोनीत हुआ? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सज्जनकर राव। उसके बाद विकेंद्रीकरण की ओर भैया हमारी प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो ये प्रवृत्ति जो थी वो किसके उलट थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के केंद्रीकरण के विपरीत जो है हमने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू की। ठीक, अब आगे देखते हैं 1792 का एक्ट। यहाँ पे एक अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, आपने अगर आधुनिक भारत थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 के अंदर। और वहां भैया कांग्रेस में नरम दलीय के नेता काम कर रहे थे और वो यहाँ पे गवर्नमेंट को बताने के लिए याचिका देते थे। ठीक है, प्रदर्शन करना होता था तो वो शांति से संवैधानिक रूप से प्रदर्शन, मतलब वो जो अनशन वगैरह करना वो करते थे। उसके बाद तो उन्हीं के द्वारा भैया थोड़ा सा कानून में चेंज किया गया और 1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। ठीक, भले ही मिनिमम बढ़ाई हो परिषद में संख्या, उनका एक था विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, तो वो मिनिमम बढ़ाई पर बढ़ाई जरूर। ठीक, तो ये लॉलीपॉप था। ठीक है, तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो कांग्रेस के लिए, नरम दलीय नेता के लिए एक लॉलीपॉप साबित हुआ। ठीक, तो यहाँ भारत विधान परिषद में वही अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, पर बहुमत किसका था? फिर भी सरकारी सदस्यों का बहुमत ज्यादा था। ठीक, अब देखते हैं आगे। उसके बाद बजट और कार्यपालिका के प्रश्न, यही लिख लो। शॉर्ट नोट में क्या लिखना है? शॉर्ट नोट में लिखना है बजट, बजट बहस, है ना, इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा। प्लस कार्यपालिका प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए भैया अधिकृत किया गया। ठीक है, विधान परिषदों में। ठीक, उसके बाद क्या भैया? उसके बाद तो कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। ठीक है, पॉलिटी के लिए, ठीक है, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जरूर है। आधुनिक भारत में आप सारी चीज पढ़ोगे तो ये सारी चीज आधुनिक भारत में वैसे ही पढ़ना ही है आपको। 1909 का भारत शासन अधिनियम था और ये पहचाना जाता है सांप्रदायिकता के लिए, सांप्रदायिकता के लिए। बस इतना ही मैं तो शॉर्ट नोट में लिखा है मैंने कि सांप्रदायिकता के लिए पहचाना जाता है कि अलग अलग आपके उस वक्त चुनाव आ गए थे और चुनाव अलग अलग प्रतिनिधि खड़े होते थे। तो मुसलमानों से मुसलमान प्रतिनिधि अगर आपका खड़ा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी से मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा हुआ है, तो वहां पे मुस्लिम लोग ही उसको वोट कर सकते हैं। और हिंदू प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो उसको हिंदू लोग ही वोट कर सकते हैं। इसी सांप्रदायिकता फैलाने वाले कानून को 1909 का अधिनियम बोला गया और उसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले, मार्ल नहीं है, मार्ले है यहाँ पे। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। लॉर्ड मार्ले कौन थे? सर लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। और राज्य सचिव क्या होता है मैं बता देता हूँ कि राज्य जो सचिव होता है ना, वो राज्य सचिव अपने यहाँ भारत में नहीं था, वो वहां बैठता था। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद में ये राज्य सचिव बैठता था और वहां का सदस्य होता था, उसको यहाँ का राज्य सचिव बनाया जाता था। ठीक है, वो अपने यहाँ की बात वहां जाके रखता था। ठीक, और यहाँ जो मेन था वो कौन था? वायसराय, वो मार्ले मिंटो। तो मार्ले कौन था? भारत का राज्य सचिव। और मिंटो कौन था? वायसराय। ठीक, हुआ इतना काम। उसके बाद भैया केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भैया इन्होंने वृद्धि की। कैसे वृद्धि की? कि यहाँ पे केंद्रीय परिषद में पहले संख्या थी 16 और 16 से कितनी बढ़ा दी गई? 16 से बढ़ा दी गई 60। ठीक है, तो यहाँ पे 16 से 60 कर दी गई। कहाँ पे? केंद्रीय प्रांत और प्रांतीय परिषदों में। ठीक, केंद्रीय परिषद में 16 से 60 संख्या परिषद में भैया बढ़ाई गई। ठीक, तो ये एक ये चीज याद रखने वाली है। उसके बाद तो वो सांप्रदायिक वाला मामला है
जिसके लिए मेन यह जाना जाता है, ठीक है। और यहीं से पाकिस्तान के बंटवारे की भैया मेन जड़ यही है, ठीक है। पाकिस्तान के बंटवारे की मेन जड़ यहीं से शुरुआत हुई आपकी, ठीक है। उसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। और इसको बोला गया मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और यहाँ बात की गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, ठीक है, कि क्रमिक रूप से हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। क्या पता भैया वो लॉलीपॉप देते गए, हम लॉलीपॉप लेते गए और चलता रहा कामकाज, ठीक। तो इनकी विशेषता आप पढ़िएगा। उसके बाद आया साइमन आयोग, ठीक है। क्या था साइमन आयोग भैया? 1927 में साइमन आयोग भेजा और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं, और भारत के लिए कानून बनाना, ठीक है, कि भारत के लिए क्या सुधार करना है और क्या कानून बनाना है, जाओ भैया आप देख के आओ, ठीक है। और उसके लिए एक आयोग भेजा गया, कहाँ से? ब्रिटेन से आयोग भेजा गया, और उस आयोग को बोला गया भैया जाओ और देख के आओ कि भारत में और क्या सुधार करना है। उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने का विद्रोह किया, ठीक। उसके बाद उसने एक रिपोर्ट पेश की, कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। और वहां से फिर भैया भारतीयों ने विरोध किया। उसके बाद भी वो रिपोर्ट ले गया और रिपोर्ट पेश की, कहाँ पे? संसद में। और इस रिपोर्ट पे चर्चा हुई। चर्चा गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हुई, गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हुई। और उसके बाद आया 1935 का अधिनियम, ठीक। तो ये था आपका साइमन आयोग, ठीक। एक फिर से एक बार और नहीं समझ में आया तो एक और बार बता दूं मैं, एक बार और हम चलते हैं कि साइमन आयोग था क्या, तो एक बार और देख लो आप, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये लिखने में क्या गड़बड़ हो गई। 2 मिनट रुकना आप। ठीक है, किसी का फोन था, अभी क्लास चल रही है, ठीक है। चलो हाँ, आप देखते हैं साइमन आयोग, ठीक है। साइमन आयोग, अब देखो आप, ये तो मैं साफ कर दिया था, ये फिर से कर देते। साइमन आयोग, देखो साइमन आयोग क्या था? तो सबसे पहले आपका साइमन आयोग, साइमन आयोग, साइमन आयोग, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1919 का हमारा मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। उसके बाद कानून में और भी कुछ सुधार करने थे, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आयोग की स्थापना की, और उस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे साइमन साहब। कौन कर रहे थे? सर जॉन साइमन। और उनके नेतृत्व में 7 लोग भारत आए। कितने लोग भारत आए? 7 सदस्यों की एक टीम भारत आई, ठीक है। उसमें सभी ब्रिटिश थे, सभी क्या थे? ब्रिटिश, सभी ब्रिटिश थे। और उन्होंने भैया क्या किया? उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया। रिसर्च तो क्या करना था, यहाँ के वो भैया बैठ गए होंगे और कुछ ना कुछ किया ही होगा उन्होंने। अब रिसर्च तो क्या ही किया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद भैया उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अब उस बीच में, सॉरी, अब उस बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे जो 7 सदस्यों की टीम आई थी ना, उसमें 1 2 3 एक भी भारतीय नहीं था। सभी क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। इसलिए भारतीयों ने उनका विरोध किया, ठीक है। तो साइमन आयोग का विरोध किया गया था भारत में। उसके बाद भी उसका काम तो वो करके गया, ठीक है। उसने क्या किया? उसने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट को क्या किया? ब्रिटिश संसद में पेश किया। क्या किया? उसको रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया। और ब्रिटिश संसद में
पेश करके उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश संसद ने पेश की के बाद उस पर चर्चा हुई। चर्चा कैसे हुई? चर्चा करने के लिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन रखा और गोलमेज सम्मेलन रखने के बाद सारी चर्चा हो गई और उस रिपोर्ट को कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक, तो ये सब यहाँ दे रखा है इस नोट्स में कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग भारत आया, उसका बहिष्कार हुआ, आयोग ने 1930 में रिपोर्ट पेश की और द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की और उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन भैया हुए और श्वेत पत्र तैयार किया गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम में तब्दील कर दिया गया और यही है आपका साइमन आयोग। ठीक है, अब तो समझ आ ही गया होगा, यही है आपका साइमन आयोग। उसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, यहां से और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही साहब। 1909 में तो आपका मुसलमानों के लिए अलग पृथक भैया, आपके चुनाव, आपके उम्मीदवार, आपके वोटिंग, ये सारी निर्वाचन के लिए भैया मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव होना, मुस्लिमों के लिए अलग कैंडिडेट खड़ा होना, ये सब सांप्रदायिकता तो 1909 में फैलाई गई थी। अब सांप्रदायिक अवार्ड के अंदर इन्होंने क्या किया, ये सिख, मुस्लिम, ईसाई, यूरोपियन, ये सारों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी साहब। और इसके लिए दलित के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी और दलित के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की। और जैसे ही गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में, गांधी जी वहां पे कैद थे और उन्होंने क्या वहीं पे अनशन चालू कर दिया और अंततः कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते को क्या बोला गया? पूना समझौता। और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए, उसी को बोलते हैं हम सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक, इतना समझ में आया होगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम, ठीक है, आपको पढ़ना है, भारत शासन अधिनियम पढ़ना है आपको, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू।